हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं थर्मोडायनामिक्स। तो ये वाला पार्ट जो है ये बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग शुरू करेंगे, जहाँ पे हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे बहुत ही बेसिक्स, जो कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के कुछ बेसिक्स हम लोग पहले उसको रिवाइज कर लेंगे और तब हम लोग जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ ये सब समझेंगे। फिर हम लोग एनर्जी क्या होता है, वर्क क्या होता है, हीट क्या होता है, ये सब समझेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का थर्मोडायनामिक्स का चैप्टर। शुरू करते हैं रिविजन्स करके, जो कि कुछ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम लोग रिवाइज कर लेते हैं इसको शुरू करने से पहले। ठीक है, ओके। सो सबसे पहले आता है सिस्टम। तो सिस्टम का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। सिस्टम वो चीज़ होता है जिस पे हमारा कोई एक्सपेरिमेंट या कोई हमारा ऑब्जर्वेशन टिका हुआ है। तो अगर मान लीजिए कि एक कप है, इसके अंदर का मान लीजिए सारा कुछ हम स्टडी करना चाहते हैं, सिर्फ इसके अंदर का चीज़ हम स्टडी करना चाहते हैं, तो ये हमारा सिस्टम हो जाएगा। और सिस्टम के बाहर जो चीज़ होगी वो उसकी सराउंडिंग हो जाएगी, और सिस्टम और सराउंडिंग मिला के आपका पूरा यूनिवर्स है। तो आपका यूनिवर्स में आप कुछ भी चीज़ आप सिस्टम चुन सकते हैं। आपने यहाँ पे इस चीज़ को सिर्फ सिस्टम चुना था, आप इस कप को और इस रूम को एक सिस्टम बना सकते हैं। कप और रूम मिलके एक सिस्टम हो गया। सिस्टम के बाहर का जो भी चीज़ हुआ वो सराउंडिंग हो गया। अगेन सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या हो जाएगा? यूनिवर्स। तो यूनिवर्स का वो पार्ट जिसकी आप स्टडी करना चाहते हैं, जो जिसका आपको देखना है कि उसमें एनर्जी कैसे अंदर या बाहर हो रहा है, उस पर वर्क हो रहा है कि नहीं, उसका मान लीजिए वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब चेंज हो रहा है, जो आप स्टडी करते हैं किसी भी चीज़ की, तो वो आपका सिस्टम हो जाता है। बाकी वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में जो भी चीज़ होती है वो आपका सराउंडिंग हो जाता है। तो कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल सा है, और इसी का मतलब ये है कि सिस्टम जो ये येलो वाला पार्ट है प्लस सराउंडिंग जो आपका ये है, ये आपका मान लीजिए ये दोनों मिला तो आपका पूरा यूनिवर्स हो गया। तो यूनिवर्स मान लीजिए ये बॉक्स है, बॉक्स के अंदर का कुछ भी आप जो स्टडी कर रहे हैं वो आपका सिस्टम, और उसके अलावा जो भी चीज़ हो गया वो आपका सराउंडिंग। और फिर सिस्टम तीन तरह के होते हैं। से पहला हो गया ओपन। ओपन सिस्टम में ऐसा होता है कि उस सिस्टम के अंदर या बाहर फ्री फ्लो में क्या क्या हो सकता है, आपका मैटर फ्री फ्लो कर सकता है और एनर्जी। मान लीजिए कोई भी चीज़, मान लीजिए इसके अंदर कोई एक लिक्विड मान लीजिए था जो कि सिस्टम का एक पार्ट था। तो अगर ये ओपन सिस्टम है तो इस स्फीयर के अंदर आपका मैटर जा सकता है, स्फीयर के बाहर मैटर आ सकता है, और एनर्जी भी अंदर जा सकता है, बाहर आ सकता है। तो वैसा सिस्टम जिसमें दोनों ही एक्सचेंज होता है वो आपका हो जाता है ओपन सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है कि इसमें से दोनों में से कुछ भी चेंज नहीं करे, ना एनर्जी का एक्सचेंज हो और ना ही मैटर का एक्सचेंज हो। तो वैसा सिस्टम क्या हो गया? आइसोलेटेड, कुछ भी चेंज नहीं हो गया। इसके बीच का सिस्टम क्या होगा? क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज सिस्टम ऐसा हो गया जिसमें मैटर का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, लेकिन एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है किसी तरह से। तो वैसा सिस्टम को हम क्लोज सिस्टम बताएंगे। ठीक है, ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपने पहले भी पढ़ा होगा, रिविजन्स करवा रहे हैं इसीलिए। फिर देखिए एक कॉन्सेप्ट था होमोजीनियस सिस्टम का। होमोजीनियस सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें सिर्फ एक फेज होता है। फेज पढ़ने के लिए आप हमारा जो मैटर वाला जो चैप्टर है वो पढ़ें कि मैटर क्या होता है, उसमें फेज टर्म को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, फेज, अगर किसी सिस्टम में सिर्फ एक फेज है तो हो गया आपका वो वन फेज सिस्टम, होमोजीनियस सिस्टम। ठीक है, मान लीजिए कि इस कप में अगर सिर्फ पानी है तो हो गया वो सिर्फ वन फेज सिस्टम, क्योंकि वहाँ सिर्फ एक फेज है। लेकिन इस कप में अगर पानी और आइस हो तो ये हो गया मल्टी फेज सिस्टम, जिसमें वाटर एक फेज हुआ और आइस एक दूसरा फेज हुआ, तो वो हो गया मल्टी फेज सिस्टम। तो उस तरह के सिस्टम को आप हेट्रोजीनियस सिस्टम बोल सकते हैं। दो या दो से ज्यादा अगर फेजेस हो तो वो हो गया मल्टी फेज या हो हेट्रोजीनियस सिस्टम। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। फिर देखिए स्टेट। स्टेट क्या होता है कि प्रॉपर्टी, जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी सिस्टम की उसको हम स्टेट बोलेंगे, स्टेट ऑफ द सिस्टम। जैसे कि प्रेशर हो गया, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये हो गया स्टेट्स ऑफ द सिस्टम। सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको पता है प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये आपने पहले पढ़ा होगा कि किसी एक सिस्टम का, किसी गैस का प्रेशर हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, वॉल्यूम, उसी को हम बोलते हैं स्टेट। ये एक टेक्निकल टर्म है, स्टेट बोल दिया। स्टेट मतलब है प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम हो गया। उसी तरह इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है? PV इज इक्वल टू nRT। इसका हम देखेंगे हल्के से कि ये PV इज इक्वल टू nRT कैसे आया। बॉयल्स लॉ देखेंगे, चार्ल्स लॉ देखेंगे, उस समय ये डिराइव भी करेंगे। अभी के लिए समझिए कि ये जो स्टेट्स को कनेक्ट करता हुआ जो इक्वेशन होगा उसी को बोल देंगे हम लोग स्टेट ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टेट। स्टेट्स क्या हुआ? P, V, T, N, ये सब स्टेट हो गया। इसी को कनेक्ट करता हुआ इक्वेशन को बोल देंगे इक्वेशन ऑफ स्टेट।
PV इज इक्वल टू nRT। बहुत समय इसको आप आइडियल गैस लॉ भी बोलते हैं, थोड़ी देर में उसको भी डील करते हैं। आपको प्रेशर पता है P, वॉल्यूम पता है V, टेम्परेचर पता है T। N क्या है? N है आपका नंबर ऑफ मोल्स। मान लीजिए जो भी आपका सिस्टम है, मान लीजिए गैसियस सिस्टम है, उसमें मान लीजिए नंबर ऑफ मोल्स अगर आपका 1 मोल है तो N हो जाएगा आपका 1, अगर 10 मोल है तो N हो जाएगा 10। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। R क्या है? R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या है कि कोई भी गैस आप ले लीजिए, उसका अगर PV डिवाइडेड बाय NT करेंगे तो वो चीज कांस्टेंट आती है। एक आइडियल गैस के लिए PV डिवाइडेड बाय NT कांस्टेंट है, होता है। एक पर्टिकुलर केस में ही वो पॉसिबल होता है, जो आइडियल गैस लॉ होता है। हर गैस में हर टाइम में वो एप्लीकेबल नहीं होता है। हम लोग देखेंगे कि कौन से गैस किस कंडीशन में जनरली आइडियली बिहेव करते हैं। तो मान लेते हैं कि क्या समझ में आता है कि जो रिएक्टिव कम होगा गैस, वो जनरली आपका आइडियल गैस बिहेवियर शो करेगा। तो मान लीजिए आपका हीलियम गैस है, या मान लीजिए नाइट्रोजन गैस है जो कि ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। तो वो सब गैस जब आपका वॉल्यूम बहुत हाई हो जाता है, प्रेशर लो हो जाता है, तब वो सब गैसेस, अनरिएक्टिव गैसेस, आपका जनरली आइडियल बिहेवियर शो करने लगते हैं। उस केस में PV डिवाइडेड बाय NT हमेशा कांस्टेंट आता है। किसी भी गैस के लिए कोई भी ये सब वेरी करेंगे वो कांस्टेंट आएगा। वो इसीलिए कांस्टेंट, उस कांस्टेंट को हम बताते हैं R, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। उसका वैल्यू होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ये देखेंगे कि कैसे इसका यूनिट आता है। वैसे है बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट, लेकिन हम लोग इसको थोड़ा सा आगे डील करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ स्टेट समझ में आ गया कि वैसा इक्वेशन जो सारे स्टेट्स को कनेक्ट करता हो, उसी को कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, ये R की वैल्यू अलग अलग यूनिट्स में भी लिखी जाती है। कभी कभी ये लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल में भी लिखेंगे। अलग अलग तरह का वो वैल्यूज अलग अलग केसेस में यूज होता है, वो हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक है, ओके। तो फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं कि एक्सटेंसिव वेरिएबल क्या होता है। अब मान लीजिए आपका कुछ चीजें होंगी जो आपका साइज पे डिपेंड करेगा। कोई भी सिस्टम है उसका साइज पे डिपेंड करेगा। क्या क्या चीजें साइज पे डिपेंड करती है सिस्टम की? जैसे मान लीजिए आपके पास है कोई भी सिस्टम का मास अगर देखें, तो अगर आप छोटा सिस्टम अगर लेते हैं तो उसका मास जो होगा वो उसका साइज पे डिपेंड किया। अगर आप साइज उसका बढ़ा दिए तो उसका मास बढ़ जाएगा, है ना। तो अगर मास डिपेंड कर रहा है उसके साइज पे, उसके क्वांटिटी पे, तो वो वाली वेरिएबल्स आपको हो जाएंगे एक्सटेंसिव वेरिएबल, जो एक्सटर्नल चीजों पे डिपेंड कर रहा है। एक्सटर्नल जैसे साइज वगैरह, क्वांटिटी एक्सटर्नल चीजों पे डिपेंड किया, तो वहीं से आप याद करने के लिए एक्सटेंसिव वेरिएबल। ठीक है, जैसे वॉल्यूम, अगर आप मान लीजिए अब 1 मोल कोई गैस का लिए, 1 मोल ऑक्सीजन लिए हैं और बाकी सारे स्टेट्स को आप कांस्टेंट रख दिए हैं, तो जो आपका वॉल्यूम आएगा वो आपके 10 मोल पे तो वॉल्यूम आपका अलग आएगा, बढ़ जाएगा। तो क्यों बढ़ा? क्योंकि वो क्वांटिटी आपका साइज पे डिपेंड किया। तो उस तरह की क्वांटिटीज को बोलते हैं हम लोग एक्सटेंसिव वेरिएबल। उसी तरह का आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ द होल सिस्टम विल डिपेंड ऑन द साइज या क्वांटिटी, तो वो भी आपका हो गया क्या? एक्सटेंसिव वेरिएबल। बेसिकली जितना भी एनर्जी का जो भी टर्म आएगा वो साइज पे डिपेंड करेगा। ज्यादा अगर साइज है तो ज्यादा एनर्जी होगी, तो इसीलिए आपको वो चीज एक्सटेंसिव वेरिएबल हो जाता है। अब देखिए इसी का उल्टा, इंटेंसिव वेरिएबल मतलब वैसा प्रॉपर्टी, वैसा वेरिएबल जो कि उसके साइज पे डिपेंड नहीं करता। तो क्या हो गया? टेम्परेचर जैसे हो गया। अब मान लीजिए किसी चीज का अगर टेम्परेचर मान लीजिए आप 10 डिग्री है, ठीक है, तो अब अगर आप उसको वॉल्यूम बढ़ा दीजिएगा, लेकिन अगर बाकी सब चीज सेम है तो उसका आप टेम्परेचर तो वही रहा, है ना, टेम्परेचर तो नहीं बढ़ा उस चीज का। फिर देख लीजिए, मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लीजिए, कोई एक मान लीजिए वाटर है, 1 लीटर वाटर का भी आपका वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा। अगर आप 10 लीटर लिए वाटर तो उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहेगा, विस्कोसिटी भी आपका सेम रहा, है ना। इस तरह की जो प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि साइज डिपेंडेंट नहीं होती हैं, उनको इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, इंटेंसिव वेरिएबल बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ना। फिर देखिए स्टेट वेरिएबल। अब स्टेट वेरिएबल वो होता है, वैसा अगर कोई एक वेरिएबल है, जैसे मान लीजिए वॉल्यूम है, वैसा वेरिएबल जो कि सिर्फ उसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर देगा। इसको समझिए ठीक से। होता क्या है कि मान लीजिए आपने एक सिस्टम लिया,
इसको आपने इसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम है, इसका एक फिक्स्ड टेम्परेचर है, फिक्स्ड प्रेशर है। इसको मान लीजिए हमने इसका वॉल्यूम को अभी V1 है, V इनिशियल है, इसको V फाइनल कर दिया, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि इसमें चेंज क्या हुआ, तो चेंज इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल, तो V फाइनल माइनस V इनिशियल, या प्रेशर फाइनल माइनस प्रेशर इनिशियल, या टेम्परेचर फाइनल या टेम्परेचर इनिशियल। तो अगर हम बोलेंगे कि इसका जो चेंज हुआ, जो फाइनल माइनस इनिशियल का जो वैल्यू आएगा आपका, वो आपका सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा कि आप कहां पर एंड हुए और कहां से शुरू किए थे। इसको समझिए कि इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि मान लीजिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाला जो है, डिस्प्लेसमेंट अगर आप देख रहे हैं तो अगर दो चीजों में अगर डिस्प्लेसमेंट अगर आप मेजर करें, हम यहां से शुरू किए और यहां तक पहुंचे, तो चाहे हम कोई सा भी पाथ लेके आए तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपका फाइनल और इनिशियल पे ही डिपेंड करेगा। लेकिन डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस आपका कहीं अगर पाथ आपका चेंज हो रहा है तो वो पाथ पे डिपेंड करेगा डिस्टेंस, है ना। तो स्केलर वेक्टर वाला जो एक फंडा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट, उसको उस तरह से समझ सकते हैं, एग्जैक्टली सेम नहीं है बट समझ सकते हैं उस तरह से। तो मान लीजिए कि आपका कोई ये ग्राफ देखिए, मान लीजिए कि आपका ये एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। तो अब मान लीजिए हम ए से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। ये ए से हम शुरू किए और ये बी तक पहुंचे। कैसे पहुंचे, पाथ वन देखिए, डायरेक्टली पहुंच गए, ए से बी तक डायरेक्टली पहुंच गए। सेकेंड वाला क्या, पहले यहां आए फिर इधर गए, इधर पाथ थ्री हो गया आपका, ऐसे टेढ़े से गए, पाथ फोर इस तरह से गए। तो हर एक केस में हम ए से बी में ही पहुंच रहे हैं। तो अगर कोई भी अगर स्टेट वेरिएबल जो होगा उसका जो डेल्टा पी, मतलब डेल्टा का मतलब क्या होता है, स्मॉल चेंज, है ना। डेल्टा मतलब स्मॉल चेंज, जो चेंज होगा, जो डेल्टा पी, ये कैपिटल डेल्टा मतलब ये कोई सा भी चेंज, स्मॉल चेंज नहीं, कोई सा भी चेंज। तो डेल्टा पी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, डेल्टा वी मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, फाइनल बी पे था, इनिशियल ए पे था। तो अगर इसका फाइनल और इनिशियल वैल्यू पाथ पे डिपेंडेंट नहीं है, अगर डेल्टा पी इज द सेम फॉर पाथ वन, डेल्टा पी इज सेम फॉर पाथ 1, 2, 3 एंड 4, डेल्टा वी इज सेम फॉर पाथ 1, 2, 3 एंड 4, कहीं से भी पहुंचे। वॉल्यूम मान लीजिए आपका यहाँ पे 10 था और यहाँ पे वॉल्यूम मान लीजिए आपका 5 था, तो किसी भी केस में, किसी भी पाथ में आपका डेल्टा वी क्या हो, -5 हो, फाइनल वॉल्यूम 5, इनिशियल वॉल्यूम 10, तो किसी भी पाथ में जाइए, आपका जो डेल्टा वी का जो वैल्यू है वो तो 5 -5 ही होगा, डिपेंड नहीं किया। तो इस तरह के वेरिएबल्स को हम लोग स्टेट वेरिएबल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये स्टेट वेरिएबल का मतलब सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड नहीं किया। सेम गोज फॉर प्रेशर ऑल्सो, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि जो भी वेरिएबल अगर पाथ पे डिपेंड नहीं करता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेट वेरिएबल, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि हीट वर्क, तो समझेंगे कि हीट वर्क क्या होता है, ये सब लेकिन स्टेट वेरिएबल नहीं है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा, बाद में समझाएंगे इसको क्यों स्टेट वेरिएबल नहीं होता है, ठीक है। फिर एक देखिए ये कॉन्सेप्ट है टेम्परेचर। क्या टेम्परेचर क्या होता है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग टेम्परेचर मेजर तो बहुत करते हैं, है ना। टेम्परेचर हमेशा थर्मोमीटर से मेजर करते हैं, लेकिन मेजर करना और उसको समझना दो अलग चीज होता है। आप बहुत चीज मेजर कर सकते हैं लेकिन उसको समझिए कि टेम्परेचर आप मेजर तो करते हैं, बट क्या है टेम्परेचर। टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट ये है कि आपका कोई एक सिस्टम है, तो हर सिस्टम में हर पार्टिकल्स होंगे, उसके एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, और हर मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा होगा, कहीं भी रहे, वो गैस फॉर्म में रहे, सॉलिड फॉर्म में रहे, लिक्विड फॉर्म में रहे, वो हमेशा वाइब्रेट करता है। जो वाइब्रेट जो करता है तो उसका एक एनर्जी रहता है, काइनेटिक एनर्जी। कोई भी चीज अगर मोशन के कारण किसी चीज में एनर्जी है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो अगर काइनेटिक एनर्जी है तो उसी की एवरेज काइनेटिक एनर्जी अगर किसी चीज का अगर हो रहा है तो उस एवरेज काइनेटिक एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करने का तरीका है टेम्परेचर। व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल। समझिए, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। टेम्परेचर मेजर हर कोई करता है लेकिन क्या होता है वो नहीं समझा।
तो आप समझिए कि काइनेटिक एनर्जी का एवरेज, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एवरेज हम निकालते हैं, उस एवरेज को, उस पूरे सिस्टम के एवरेज को हम टेम्परेचर का नाम देते हैं। कैलकुलेट कैसे करते हैं? आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आपने पढ़ा होगा कि टेम्परेचर इज कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला। इसमें के क्या होता है? के हो गया एवरेज काइनेटिक एनर्जी। कैसे फाइंड आउट करते हैं? ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आपने पढ़ा होगा, है ना। तो के हो गया काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और आपका हो गया जो ये वाला जो के है, स्मॉल के, वो आपका हो गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है? आर डिवाइडेड बाय एन ए। अभी देखें, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एन ए। एन ए क्या है? एवोगाड्रो नंबर है। एवोगाड्रो नंबर आपको पता होगा कि 6.022 × 10⁻23 मोल्स। एक मोल में इतने पार्टिकल्स या एटम्स या मॉलिक्यूल्स ये होते हैं, इसका एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। ये मोल कॉन्सेप्ट में आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। तो R बाई एन ए हो गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और काइनेटिक एनर्जी को यूज करते हुए आपका टेम्परेचर निकलता है, ठीक है। तो यही है आपका टेम्परेचर। तो ये होपफुली आपको यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि टेम्परेचर क्या है, ठीक है।